गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक हमारा है ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल। ठीक है। तो ये पोर्ट्स जो बिल है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज लेके आई है। तो इसको पब्लिक डोमेन में रखा है और इस पर कमेंट्स मांगे हैं। तो देख लेते हैं कि ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल है क्या। बेसिकली ये तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट जो है हमारा एग्जिस्टिंग 1908 का, उसको रिप्लेस करने के लिए बिल आया है। तो ये चाहते हैं कि इसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स हो सके, ताकि जो हमारी करंट रियलिटीज़ है उसको ये एक्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर सके। उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पोर्ट सेक्टर में आ सकें। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ पोर्ट्स की बात भी है इसमें, ऐसे मेजर्स लेके आए जा रहे हैं ताकि जो अभी पोर्ट्स जो है वो नॉन ऑपरेशनल हैं, जो भी चल नहीं पा रहे हैं किसी भी वजह से, बिजनेस के लिए वो अनवाइबल हैं या जो भी वजह से वो चल नहीं पा रहे हैं, उन सब की कंजर्वेशन, उनको सबको किक स्टार्ट करना, दोबारा से चलाना, ये सब इस इंडियन पोर्ट्स बिल में प्रोविजंस है इसके लिए। ग्रेटर इन्वेस्टमेंट आएगी अगर इंडियन मैरीटाइम और पोर्ट सेक्टर में, तो उससे हमारी ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। और इसीलिए इसी इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी ओवरहॉल किया जा रहा है, ताकि इम्प्रूव्ड हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो। जो रेगुलेशन है हमारी पोर्ट सेक्टर पे वो अच्छी तरह से हो सकें और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हम प्रमोट कर सकें, उसके लिए बिल लाया जा रहा है। ठीक है। तो इसके अंदर प्रोविजंस क्या क्या हैं? एक तो मैरीटाइम पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी, एक तरह से सिंगल पॉइंट सोर्स होएगा जो रेगुलेट करेगा इस मैरीटाइम सेक्टर को, पोर्ट सेक्टर को। फिर नेशनल पोर्ट पॉलिसी बनाने की बात है, नेशनल पोर्ट प्लान बनाने की बात है, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स के साथ बात करके ये दोनों प्लान्स बनाने की बात हो रही है इसमें। फिर ट्रिब्यूनल्स की भी बात हो रही है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी स्टेट अथॉरिटी के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के साथ, तो एक एडजुडिकेटरी ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए, जैसे कि मैरीटाइम पोर्ट्स ट्रिब्यूनल और मैरीटाइम पोर्ट्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, जो कि कंपनी के बीच में या पोर्ट में जो जो सर्विसेज ले रहे हैं उनके बीच में और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसकी उसकी एडजुडिकेशन के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाने का प्रोविजन भी है इसमें। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होगी इसकी? सेफ्टी, सिक्योरिटी, पोल्यूशन कंट्रोल, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और सस्टेनेबिलिटी जो है वो पोर्ट्स की देखने के लिए ये पोर्ट बिल बहुत हेल्पफुल होगा। सेफ्टी के इसमें सारे प्रोविजंस का ध्यान रखा जा रहा है, जितने भी कन्वेंशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उन सबको फॉलो किया जा रहा है। जितने भी लेटेस्ट अप टू डेट हैं उन सबको फॉलो किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो है मरीन सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। फिर पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, क्योंकि जब हमारा जो पोर्ट बिल है जो वो करंट रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा, तो आज के टाइम पे जो इकोनॉमी में सेंस बनती है वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को, तो फिर वो इन्वेस्ट करेंगे हमारे पोर्ट्स में। तो उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज़ होंगी, तो हमारा पोर्ट सेक्टर भी डेवलप होगा और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी भी इससे डेवलप होगी। ग्रेटर इम्पेटस टू सेल्फ रिलायंट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। अब जब हमारे खुद की कंपनीज, जो हमारी प्राइवेट कंपनीज भी उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, हमारे पोर्ट सेक्टर जो है वो अच्छी तरह से डेवलप हो सकेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 2927 कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस को वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया है, हाई स्पीड इंटरनेट के साथ। तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है उसने बीएसएनएल के साथ मिलकर ये कोर्ट्स को डिजिटाइज करने का काम किया है। और ऑलमोस्ट 97% के करीब, ऑलमोस्ट 98% के करीब एक्चुअली जो कोर्ट्स हैं हमारे, वो अब इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं हाई स्पीड इंटरनेट के साथ। ठीक है। तो ये ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट था क्या असल में? 2005 में ये प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया गया था। और इसको किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसको लॉन्च किया था। मिशन मोड प्रोजेक्ट है ये, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को डिजिटाइज करने का इसके अंदर बात की जा रही है। अब इसमें कंसर्न्स क्या हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है अगर वो ई कोर्ट्स बन जाते हैं, कि वो सारे डिजिटली हमारे जो एडजुडिकेशन है वो डिजिटली अप्रूव करेंगे या डिजिटली जो है वो सुनेंगे, तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? एक तो पहली प्रॉब्लम तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है कि सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं वो अभी तक तो डिजिटाइज हुए नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं 98% हमने कर दिए हैं, बट स्टिल देयर आर सम जो अभी डिजिटाइज नहीं हुए हैं। और इतनी जल्दी डिजिटाइज होने की, इतनी जल्दी भी वो अभी डिजिटल सर्विसेज देने के लिए उतने रेडी नहीं होंगे। ठीक है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे जो लॉयर्स हैं, 50% के करीब जो लॉयर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम करते हैं खासकर, उनके पास तो लैपटॉप तक की और कंप्यूटर फैसिलिटी तक भी नहीं है। ठीक है। तो वो कैसे
डिजिटल कोर्ट्स को के जो अपनी सर्विसेज दे पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, अब हमने देखा है कि ई कोर्ट्स, जब कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम पे ई कोर्ट्स की जो जो सर्विसेज थी, जब उसको यूटिलाइज़ किया गया तो बहुत बार क्रैश हो जाता था सिस्टम। तो इंटायर प्रोसीडिंग जो थी वो ख़राब हो जाती थी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था कि पूरी प्रोसीडिंग चल रही, बीच में सिस्टम क्रैश हो गया तो वो सारा का सारा दोबारा से शुरू करना पड़ता था और उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। ठीक है, तो इसके लिए और एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है प्रिवेसी ऑफ डाटा की। ठीक है, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस होती हैं कोर्ट में, तो उसकी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है प्रिवेसी, डेटा अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो हमारे जो कोर्ट सिस्टम या जुडिशरी के लिए वो सही नहीं होगा। फिर ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर ई कोर्ट्स, ब्लूप्रिंट क्या है, मतलब क्या करना चाहिए हमें ताकि ई कोर्ट्स को एक रियलिटी बनाया जा सके। एक इफेक्टिव टास्क फोर्स बनाई जाए जिसके अंदर जजेस, टेक्नोलॉजिस्ट, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्किल डेवलपर्स एंड सिस्टम एनालिस्ट सब मिलकर एक ब्लूप्रिंट तैयार करें कि कैसे हम अपने कोर्ट्स को ई कोर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईटी सिस्टम, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खासकर, क्योंकि अभी हमारे जो करंट जो हमारा टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, तो हम इसका भी कैसे यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे कोर्ट में, तो उसको भी देखने के लिए ये टास्क फोर्स जो है वो देख सकती है। फिर हाई कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री जो है वो, जो भी ये रूल बनेंगे इसमें के थ्रू, वो इन रूल्स को अडॉप्ट कर सकती है। तो हमको ये टास्क फोर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि एक टास्क फोर्स ऐसी बनाई जाए जो कि जिसमें जजेस, जुडिशरी के भी मेंबरशिप हो, टेक्नोलॉजिस्ट भी हों, और स्किल डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, सारे मिल के एक इसका ब्लूप्रिंट तैयार करें कि कैसे ई कोर्ट जो है उसको हम सेफ, सिक्योर और वायबल बना सकते हैं। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या है इसके लिए, बेसिकली कि ई कोर्ट्स अगर बन जाते हैं अच्छे, तो उसके उसमें हम और कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। ऑनलाइन मीडिएशन, मीडिएशन अगर करनी हो, आर्बिट्रेशन करनी हो, काउंसलिंग करनी हो, खासकर फैमिली मैटर्स में, जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं डाइवोर्स वगैरह के जिसमें को केसेस जाते हैं, उन केसेस में हम काउंसलिंग भी ई कोर्ट्स के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, क्विक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड इंश्योरेंस क्लेम्स, जो इंश्योरेंस के डिस्प्यूट्स हैं जिसमें हम इजीली, जिसमें हम ई कोर्ट्स की जो सुविधा है उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक हमारा टॉपिक है बहुत फेमस जो भी न्यूज़ में चल रहा है, वो है फ्रांस का एंटी इस्लामिज़म लॉ। ठीक है, अब बेसिकली ये नाम तो नहीं है इसका, एंटी इस्लामिज़म लॉ ऐसा कुछ नाम तो नहीं है, बट हाँ बेसिकली इसका टारगेट इस्लामिज़म ही है। ठीक है, अब याद रखो इस्लामिस्ट और इस्लामिक में बहुत फ़र्क है। यू कैन बी एन इस्लामिक, बट वंस यू बिकम इस्लामिस्ट देन देर इज़ अ प्रॉब्लम। इस्लामिक बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ अ रिलीजियस कॉनोटेशन। ठीक है, जो इस्लाम का जो रिलीजन वाला जो एंगल है वो है इस्लामिक। ठीक है, लेकिन जो इस्लामिस्ट्स हैं वो हमारे जो टेररिस्ट या फिर जो मैनिपुलेट करते हैं जो जिहाद को, या मैनिपुलेट करते हैं हमारी होली बुक को, वो वाले लोग जो टेररिज्म फैलाते हैं उनको टारगेट करने के लिए ये लॉ बनाया गया है। ठीक है, रिलीजन को टारगेट करने के लिए लॉ नहीं बनाया गया है, टेररिस्ट को टारगेट करने के लिए लॉ बनाया गया है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके बोला है कि इट इज़ नॉट अ टेक्स्ट अगेंस्ट रिलीजन नॉर अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी बट अगेंस्ट रेडिकल इस्लाम। ठीक है, अब इसका पर्पज़ क्या है इस लॉ का, टू रीइंफोर्स रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स। अब रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स क्या हैं, जो फ्रांस के रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स हैं, उनका सेक्युलरिज्म है, उन सबको रीइंफोर्स करने के लिए ये लॉ बनाया गया है। ठीक है, अब इस लॉ में क्या क्या प्रोविजंस हैं, एक तो स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स, ताकि जो मुस्लिम चिल्ड्रन हैं उनको ड्रॉप आउट ना करना पड़े, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन मॉस्क्स एंड प्रीचर्स या फिर हेट कैंपेन्स। अब जो फ्रेंच मॉस्क्स होंगी उनके ऊपर सर्वेलेंस रखने की पुलिस के पास पावर आ जाएगी कि उनको कौन फंड कर रहा है, उनको कुछ ऐसी जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं है जो फंड कर रही हैं, और प्रीचर्स जो हैं वो मैनिपुलेट करके होली टीचिंग्स को मैनिपुलेट करके गलत जगह तो नहीं लेके जा रहे हैं अपने बच्चों को। तो ये सब भी देखेंगी वहाँ की पुलिस, उसके के पास पावर हो जाएगी। फिर ट्रेनिंग ऑफ इमाम कैसी हो रही है, जो इमाम्स जो हैं हमारे जो एजुकेशन देते हैं या फिर जो प्रीच करते हैं, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर भी सुपरविजन रखी जाएगी कि वो कहीं गलत तरह से कुछ जो हमारे इस्लाम को मैनिपुलेट करके तो नहीं आगे टीचिंग्स दे रहे हैं, ताकि जो सोसाइटी का माहौल है उसे ख़राब किया जा सके, या फिर जेंडर इक्वालिटी के ख़िलाफ़ तो नहीं वो कुछ ऐसी टीचिंग्स दे रहे हैं जो कि असल में इस्लाम में नहीं है। ठीक है,
जो असल में मॉडरेट कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको भी ये, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट जो हैं वो टारगेट कर सकते हैं, ताकि ये बोला जा सके कि जो मॉडरेट कम्युनिटी है उनके ऊपर अटैक हो रहा है, तो हमें एक रिवेंज अटैक लेना पड़ेगा। तो वो जान कर के मॉडरेट कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको अटैक कर सकते हैं, तो उस उनकी भी प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर प्रोविजंस बनाए गए हैं। ठीक है, अब हमने पहले भी पढ़ा था फ्रेंच सेक्युलरिज्म क्या है, लेसीट। लेसीट क्या है, नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म की, मतलब जो स्टेट है, जो स्टेट मतलब गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस जो है उसका कोई रिलीजन नहीं है, ना वो क्रिश्चियन है, ना वो मुस्लिम है, ना वो जूश है, कोई भी उसका रिलीजन नहीं है। और उसी वजह से जो स्टेट में एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी कोई रिलीजियस सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ये माना जाता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। तो अब तक तो वो सिर्फ स्टेट के एम्प्लॉयज़ तक ही ये जो प्रोविज़न था वो एप्लीकेबल था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर गवर्नमेंट बॉडीज़ या सब कंट्रैक्टेड पब्लिक सर्विसेज, जैसे अगर कोई पब्लिक सर्विसेज, जैसे समझ लो कोई मेट्रो ट्रेन का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, जो कि प्राइवेट कंपनी ही चाहे बना रही हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने उसमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उसमें वो पे कर रही है, तो उनके एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो कोई रिलीजियस सिंबल्स को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक तरह से बढ़ा दिया गया है इसका दायरा। फिर अगर कुछ, जैसे कुछ कम्युनिटीज़ में देखा गया है कि वो होम स्कूलिंग का प्रोविज़न रखते हैं कि 3 साल के बाद खास करके जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाना छुड़वा देते हैं वो, और उनको अपने जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे टीचिंग दिलवाने की कोशिश करते हैं, तो उसके ऊपर भी क्लैम्प डाउन करने की बात की गई है। दूसरा एक और प्रोविज़न है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर्स जो वर्जिनिटी सर्टिफिकेट्स देते हैं विमेन को कि हाँ ये विमेन वर्जिन है, ताकि क्योंकि कुछ जो रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं कि विमेन शुड बी वर्जिन बिफोर यू गेट मैरिड टू देम। ठीक है, तो ये एक जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट है, और असल में ये वर्जिनिटी सर्टिफिकेट्स इट इज़ नॉट वैलिड, ये ऐसा ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वो रिलीजन को मैनिपुलेट करके ये वर्जिनिटी सर्टिफिकेट्स देते होते थे जो डॉक्टर्स, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज़ ट्राइंग टू क्लैम्प डाउन ऑन देम। ठीक है, फिर जो रेजिडेंसी परमिट्स हैं, पॉलीगैमस एप्लीकेंट्स, पॉलीगैमस मतलब जो एक से ज़्यादा शादी करके जो लोग जो एक से ज़्यादा मैरिज वाले या एक से ज़्यादा पार्टनर वाले जो लोग रेजिडेंसी परमिट्स मांगते हैं फ्रांस में रहने के, उन सबको भी बैन किया जाएगा, उनको रेजिडेंसी परमिट्स नहीं मिलेंगे। फिर ऑनलाइन हेट स्पीच जो है उसको भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उसके लिए भी इंट्रोड्यूस की गई है इस लॉ के अंदर। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म क्या है, अब सबसे पहला क्रिटिसिज्म आपको तो पता ही है कि टर्किश प्रेसिडेंट जो हैं वो आजकल थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं अगेंस्ट एनी कंट्री हु ट्राइज टू हैंडल दिस रेडिकल फॉर्म ऑफ इस्लामिज़म। वो रेडिकल इस्लामिज़म के फेवर में आ गए हैं ओपनली, और वो इसलिए फ्रेंच प्रेसिडेंट को टारगेट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक तरह से ओपन प्रोवोकेशन है ये लॉ बनाना। सिमिलरली ऐसे ही ग्रैंड इमाम ऑफ अल अज़हर, इजिप्ट के जो टॉप क्लरिक हैं, वो भी प्रेसिडेंट मैक्रोन को रेसिस्ट कह रहे हैं, लेकिन मैक्रोन ने उनको बोला है कि आई विल नॉट अलाउ एनीबडी टू क्लेम दैट फ्रांस और इट्स गवर्नमेंट इज़ फोस्टरिंग रेसिज्म अगेंस्ट मुस्लिम्स। अब ये चीज़ आप ध्यान में रखो, देख लो, इसको ध्यान से समझ लो कि जो ये लॉ है इट इज़ नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स बट अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स। ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन है जो इस रिलीजन में, उनके अगेंस्ट ये लॉ बनाया गया है, नॉर्मल मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं बनाया गया, रादर उनको तो प्रोटेक्शन देने की इसके अंदर बात की जा रही है। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ये आप देख लो कि मैक्रोन जो है उनको, जो उनका इलेक्टोरेट है, इट इज़ सपोर्टिंग दिस लॉ, ऑलमोस्ट 79% जो है वो पीपल दे आर सेइंग दैट इस्लामिज्म इज़ एट वॉर विद फ्रांस। अब ये इस्लामिज्म इज़ एट वॉर विद फ्रांस डज नॉट मीन दैट मुस्लिम्स आर एट वॉर विद फ्रांस, इट इज़ इस्लामिज्म, जो रेडिकल इस्लाम है वो एक फ्रांस के साथ एक वॉर में आ गया है, ऐसा वहाँ के लोग मानने लगे हैं। ठीक है तो अब इसके अंदर है कि जो मॉडरेट फैक्शन ऑफ इस मुस्लिम्स हैं वहाँ पर उन्होंने भी इस लॉ का सपोर्ट किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस लॉ से ही जो है उनको भी पावर मिलेगी, ताकि वो अपने आप को डिसएसोसिएट कर सकें रेडिकल फैक्शंस के से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शक्ति एक्ट 2020। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन के कंटेक्स्ट में एक लॉ निकाला है, शक्ति एक्ट, जिसको जो ड्राफ्ट बिल है अगर वो पास हो गया तो इसका नाम होगा शक्ति एक्ट 2020। ठीक है, तो इसमें डेथ पेनल्टी की बात हो रही है रेप के लिए,
और 10 लाख तक का, अप टू 10 लाख तक का फ़ाइन है इसके अंदर। वायलेंस करते हैं जो, या जो लोग विमेन के अगेंस्ट या चिल्ड्रन के अगेंस्ट उनके लिए, उनके ऊपर अप टू 10 लाख तक का फ़ाइन लगाने की बात हो रही है। फास्ट इन्वेस्टिगेशन करने की बात हो रही है और क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रपोजल हैं। एक तो कौन कौन से लॉज को चेंज करने की बात हो रही है। इंडियन पीनल कोड में कुछ चेंजेस होंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में चेंजेस होंगे, और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इन तीनों लॉज के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने की बात कर रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। तो डेथ पेनल्टी लेके आ रहे हैं रेप केसेस में, गैंग रेप केसेस में, रेप बाय पर्सन्स इन अथॉरिटी, ठीक है। जो जैसे कि जो गार्डियन होते हैं, जो कुछ देखा है कि पेरेंट्स ही अगर या फिर जो गार्डियन होते हैं एक चिल्ड्रन के या एक पर्सन के, अगर वो ही जो है रेप का जैसा एक्ट करते हैं, हेनस क्राइम करते हैं, तो उनको डेथ पेनल्टी की प्रोविजंस है इसके अंदर, ठीक है। एक हैवी फाइन है अप टू ₹10 लाख ऑन दोज हु फाउंड गिल्टी। अब ये फाइन जो है वो अमाउंट है 10 लाख तक की बना दी गई है। असल में ये क्यों किया गया है, क्योंकि पहले फाइन का तो प्रोविजन था लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि कितनी अमाउंट तक का फाइन लगाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा ही एसिड अटैक केसेस के विक्टिम्स के लिए भी डेथ पेनल्टी की भी बात हो रही है। और अगर इन सर्टेन केसेस अगर ग्रीवेंस इंजरी हुई है तो अप टू 10 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है उनके ऊपर, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें जो 5 ईयर्स की टर्म थी जेल टर्म, उसको 7 ईयर कर दिया गया है, और जो 7 ईयर का जिसके अंदर प्रोविजन था उसको 10 ईयर कर दिया गया है सिमिलरली। और फिर जो इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक करने के लिए कहा है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए जब से एफआईआर फाइल की गई है, और इसको सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में 7 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इस पीरियड में भी जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताना पड़ेगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस को या फिर स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल को, कि क्यों इन्वेस्टिगेशन इस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाई है, ठीक है। और जो पूरा ट्रायल है इस केस जो इन केसेस का, वो 30 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट करने की बात की गई है, ठीक है। और अपील अगर फाइल करने का टाइम जो हायर कोर्ट में, अगर एक जो पर्सन जो कि अक्यूज्ड अगर गिल्टी प्रूव हो गया है तो उसको अगर अपील फाइल करनी है तो विद इन 45 डेज़ ये अपील का भी जो प्रोविज़न है उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है इसमें। एक्सक्लूसिव कोर्ट्स भी बनाए जाएंगे इन पर्पसेस के लिए, ताकि क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन जो है उनको डील किया जा सके स्पेसिफिकली। और स्पेसिफिक प्रोविजन एक है इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि सोशल मीडिया का, जो सोशल मीडिया पे अगर किसी तरह भी विमेन को टारगेट किया जाता है, अगर विमेन को इंटिमिडेट किया जा रहा है या फेयर इंस्टिल किया जा रहा है विमेन की मॉडेस्टी के ऊपर, अपने शब्दों से या फिर अपनी डीड्स से, मतलब अपनी हरकतों से या फिर अपने शब्दों से, अगर विमेन को आप टारगेट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए भी प्रोविज़न है कि मैक्सिमम 2 ईयर्स या फिर 1 लाख तक का फ़ाइन लग सकता है आपके ऊपर, ठीक है। अब ये क्या क्या कौन कौन से एक्ट आ सकते हैं इसके अंदर। मॉफ्ड वीडियोज़ ऑफ विमेन या फिर थ्रेटनिंग दैम विद अपलोडिंग ऑफ फोटोज़। अगर विमेन की मॉफ्ड फोटोज़ या वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, गलत कुछ इमेजेस या फिर उनकी फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, या फिर उन्हें धमकाया जा रहा है कि हम उनकी प्राइवेट फ़ोटोज़ जो हैं जो है वो अपलोड कर देंगे इंटरनेट पर, तो उन केसेस में ये जो है जेल के प्रोविज़न और जो फ़ाइन का प्रोविज़न जो है इस लॉ में आया है, ठीक है। और ये बिल मैंडेटरी करता है इंटरनेट और टेलीफोन प्रोवाइडर्स को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डेटा जो है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करें ताकि इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो सके, ठीक है। और प्रोविजंस इसके लिए भी बनाए गए हैं कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर कोई दे रहा है तो उसके लिए भी 1 साल तक का जो है जेल हो सकती है या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। अब एक और प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, ठीक है। अब आईपीसी में इम्प्लाइड कंसेंट का जो है वो प्रोविज़न नहीं था, वो इस लॉ ने डाला है अभी, कि इम्प्लाइड कंसेंट क्या होता है कि समझ लो एक विमेन को अगर आप प्रॉमिस करते हो दैट आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू यू, तब तो विमेन इफ विमेन इज इंडल्जिंग इनटू फिजिकल रिलेशनशिप विद यू, तब तो ये कंसेंट जो है वो आपको देकर कंसेंट विमेन हैज़ इंडल्ज इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप, तो वो है कंसेंशुअल एक्ट ऑफ सेक्स। लेकिन अगर विमेन को आपने झांसा दिया शादी का और उसने कंसेंट नहीं दिया क्योंकि उसने सोचा कि ये तो मुझसे शादी करेगा ही, उसने कंसेंट
एक्सप्लिसिटली नहीं दिया तो उसको कहेंगे इम्प्लाइड कंसेंट, कि हाँ इसने झांसा दिया था शादी का, लेकिन इसलिए विमेन ने फिजिकल रिलेशन बनाया है एक पर्सन के साथ, लेकिन बाद में वो जो पर्सन है वो मुकर गया, तो उसको हम कहेंगे इम्प्लाइड कंसेंट। तो इम्प्लाइड कंसेंट को भी इसके अंदर रेप की डेफिनेशन के अंदर डाल दिया गया है ताकि उसको भी क्रिमिनलाइज किया जा सके, ठीक है। अदर प्रोविजन क्या है कि विमेन एंड चिल्ड्रन ऑफेंडर्स रजिस्ट्री बनाई जाएगी ताकि नेशनल रजिस्ट्री फॉर ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स में इसको डाला जा सके, और लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं उसको इसका एक्सेस मिल सके ताकि कंट्री वाइड जो है वो जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। अब क्या होगा इसके अंदर बेसिकली कि जो महाराष्ट्र में जो ये जो विमेन एंड चाइल्ड जो क्राइम करेंगे उन सब की जो रजिस्ट्री बनेगी वो हमारी जो नेशनल लेवल पर रजिस्ट्री है फॉर सेक्सुअल ऑफेंडर्स उसके अंदर डाल दिए जाएंगी वो इन्फॉर्मेशन, ताकि एक डेटा पूरा अवेलेबल हो जाए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो वन स्टॉप सेंटर्स भी बनाने की बात कर रही है ताकि रिहैबिलिटेशन, लीगल एड, काउंसलिंग और मेडिकल सपोर्ट दिया जा सके विक्टिम्स को। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुई है। अर्लियर जो हमारा फोरकास्ट था कि इंडिया की इकोनॉमी 2020 और 21 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 9% जो कॉन्ट्रैक्ट होने की हम बात कह रहे थे वो नहीं होगी, असल में सिर्फ 8% कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे बेटर इंडिया ने रिकवरी करके दिखाई है, ठीक है। तो एडीबी ने बोला है कि जो सेकंड क्वार्टर था जो हमारा जो इस फाइनेंशियल ईयर का वो बेटर देन एक्सपेक्टेड था, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा परफॉर्म किया है इंडियन इकोनॉमी ने। तो इसलिए जो जीडीपी फॉरकास्ट है वो 9% नहीं 8% कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा इन सेकेंड हाफ ऑफ जो 2020 एंड 21 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ग्रोथ प्रोजेक्शन जो हमारा नेक्स्ट फिस्कल ईयर होगा मतलब 2021 और 2022 वो इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो 8% प्रेडिक्ट कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब साउथ एशिया का फोरकास्ट दिया है कि क्योंकि इंडिया इज़ रिकवरिंग बेटर देन एक्सपेक्टेड, दैट्स वाई 6.8% कॉन्ट्रैक्शन के बजाय सिर्फ 6.1% कॉन्ट्रैक्शन होगी। और जो नेक्स्ट ईयर की जो हमारे साउथ एशिया एज अ होल जो ग्रोथ है वो 7.2% होगी, ठीक है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मनीला में, फिलीपींस में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़ इन एशिया, ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो एशिया की कंट्रीज़ हैं उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाई जा सके, और एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसको फ्री फ्रॉम पॉवर्टी बनाने का ऑब्जेक्टिव है इसमें। एशियन कंट्रीज़ की तो मेंबरशिप आती ही है इसके अंदर, और जो यूएन एसकैप जो मतलब यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक हैं उन सब के मेंबर्स को भी एडमिट करता है ये। और जो कि पहले और जो नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी भी एडमिशन का इसके अंदर प्रोविज़न है, ठीक है। अब जो टोटल जो इसके अंदर बैंक्स हैं आई मीन जो टोटल मेंबर्स हैं वो 67 हैं एडीबी में, जिसमें से 48 जो हैं वो एशिया के कंट्रीज़ हैं और 19 जो हैं वो आउटसाइड जो रीजन की कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे यूएस भी इसका एक मेंबर है। तो एडीबी जो है वो वर्ल्ड बैंक के ऊपर मॉडल किया गया है। जापान इसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, यूएस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, चाइना थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, और इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। अब वो 5 कोर एरियाज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक: इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन, और फाइनेंस सेक्टर डेवलपमेंट और एजुकेशन, ठीक है। तो इन सब के ऊपर इसका फोकस है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, इसके ऊपर आप MCQs कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।